जानकारियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे मानव प्रजातियों की, ह्यूमन रेसेस की, जिसको हम लोग कहते हैं मानव नस्लों की या निर्वंश की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो मानव प्रजातियां क्या होती हैं? तो जो शारीरिक लक्षणों के आधार पे किसी विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति हम लोग कहते हैं। यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पे जब मानव का वर्गीकरण किया जाए तो उसे प्रजाति कहा जाता है या रेस कहा जाता है। शारीरिक लक्षणों से यहाँ पे आशय है कि उनकी लंबाई कितनी है, त्वचा का रंग कैसे है, कपालधारिता कैसे है, बाल किस तरीके का है, नाक, मुंह की बनावट, अन्य जो शारीरिक लक्षण हैं, उसके आधार पे जब प्रजातियों को अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है तो उसे हम लोग प्रजाति कहते हैं। यानी जब मानव को अलग-अलग भागों में शारीरिक लक्षणों के आधार पे बाँटेंगे तो ह्यूमन रेसेस या इसी को लोग हम लोग कहते हैं नस्ल या मानव प्रजातियाँ कहा जाता है। मानव जातियों और मानव प्रजातियों में काफ़ी अंतर होता है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण शारीरिक लक्षण के आधार पर ही होता है। ये जो शारीरिक लक्षण है मानव के, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते रहते हैं। यानी वंशानुक्रमण होता है, हेरिडेटरी होता है। यानी जिस तरीके की मानव की प्रजाति है वो अगली वाली पीढ़ी लगभग उसी जैसी होगी। इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस प्रकार प्रजाति हम लोग कह सकते हैं एक जैविकीय या प्राणशास्त्रीय संकल्पना है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और विश्व के जो सभी मानव प्रजातियां हैं मूलतः एक ही हैं। यानी जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति जो हुई समान प्रकार के पूर्वजों से हुई। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अफ्रीका में मानव की जब प्रजातियां उत्पन्न हुई तो जो हमारे जो सबसे आदि पूर्वज माने जाते हैं वो जैसे गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे जीव माने जाते हैं। और मानव का जब प्रवास हुआ, अन्य महाद्वीपों में प्रवास हुआ और मानव की कई प्रजातियों का विकास हुआ। जैसा हम लोग जानते हैं कि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति मानी जाती है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य जो मानव प्रजातियाँ होती जैसे निएंडरथल है, क्रो-मैग्नन है। उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद हमारा होमो सेपियंस आता है। बहुत सी मानव प्रजातियों ने जो पर्यावरण में जब परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उससे सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए और समाप्त हो गए। लेकिन होमो सेपियंस ने जो सबसे नवीन मानव प्रजाति है उसने पर्यावरण से, अपनी जलवायु से सामंजस्य स्थापित कर लिया गया। इसलिए मानव जो होमो सेपियंस है, वर्तमान में जो मानव की प्रजाति है वो होमो सेपियंस है। लेकिन मानव की प्रजातियां समान पूर्वजों से तो उत्पन्न हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके में जो बाह्य परिवर्तन है, शारीरिक लक्षणों में अंतर पाया जाता है। त्वचा का रंग अलग अलग है, कुछ काले हैं, गोरे हैं। बाल की बनावट अलग है, नाक की बनावट अलग है, आँख एक जैसी नहीं है, लंबाई एक जैसी नहीं है। इसमें अंतर होने के कारणों की चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो मानव का विकास जैसा हम लोग जानते हैं कि टर्सरी युग में या प्लेस्टोसीन युग में अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था और इनका प्रवास अन्य महाद्वीपों में, अन्य स्थलखंडी क्षेत्रों में समय समय पर इनका प्रवास होता रहा। जब इनका प्रवास हुआ तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आईं, विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्र आए, तापमान की अवस्थाएं आईं, वर्षा की स्थितियों में भिन्नता मिली, पर्वत पठार जैसी जो इनको बाधाएं मिली। तो इन बाधाओं के कारण भी इनके शारीरिक लक्षणों में अंतर आया। जब समान पूर्वजों से होने के बावजूद जो इनकी जो बाधाएं थीं, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं या वैवाहिक संबंध रहे, इन कारणों से भी इनके शारीरिक लक्षणों में अंतर आया। इसीलिए समान पूर्वजों से उत्पन्न होने के बावजूद मानव की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। और जैसा हम लोग जानते हैं कि मानव की सभी प्रजातियों में लगभग समानता पाई जाती है। 0.1% से भी कम अंतर पाया जाता है। जितनी भी मानव प्रजातियां हैं उसमें 0.1% से भी कम अंतर पाया जाता है। लेकिन इनके शारीरिक लक्षणों में, इनको देखने में, इनके रूप रंग में अंतर मिलता है। मानव प्रजातियों में इस प्रकार की भिन्नता क्यों उत्पन्न हुई तो उसके कई कारण हैं। एक एक करके हम आप लोग से चर्चा करेंगे। तो एक सबसे बड़ा कारण हम लोग मान सकते हैं कि जलवायु है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट जीवों और वनस्पतियों सबको प्रभावित करता है। तो मानव की उत्पत्ति के बाद हम लोग जानते हैं कि मानव का जो प्रवास हुआ, माइग्रेशन हुआ, विभिन्न दिशाओं में हुआ। जहाँ पे हम देखते हैं जलवायु अलग अलग प्रकार की थी, कहीं तापमान ज़्यादा, कहीं कम, कहीं वर्षा की स्थितियों में अंतर था, अन्य प्रकार के अन्य जलवायु घटकों में भी अंतर था। इस कारण इनका प्रभाव जो हुआ शारीरिक लक्षणों पर पड़ा। जैसे हम लोग कहते हैं जो शीत प्रदेश, जो ठंडे क्षेत्र हैं, कोल्ड रीजन थे, वहाँ की प्रजातियों का रंग श्वेत हुआ तथा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती थी वहाँ की प्रजातियों का रंग काला हुआ। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन भी हुए। जलवायु परिवर्तन से आशा है कि समय समय पे कभी गर्म जलवायु पृथ्वी की हुई, कभी ठंडी जलवायु हुई। तो इस कारणों से इनका प्रवास भी हुआ और इसका प्रभाव भी इनके शारीरिक लक्षणों पे पड़ा मानव के। ये भी एक प्रमुख कारण रहा। मानव प्रजातियों के रूप रंगों में बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन भी रहा।
एक अन्य कारण है, जो दूसरा कारण हम लोग कह सकते हैं अंतःस्रावी स्राव, या अथवा जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रंथ रस प्रभाव, ये हम लोग सीधा अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडोक्राइन सेक्रेशन भी हम मानते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक हुए सर आर्थर कीथ के अनुसार सभी मानव प्रजातियां एक ही पूर्वज की संतान ये माने, लेकिन माना कि परंतु प्रजातियों में जो त्वचा का रंग है, बाल का रंग है, आँख चेहरा संबंधी जो भिन्नताएं मिलती हैं वह शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों तथा उनसे निकलने वाली विभिन्न क्रियाएं उसकी विभिन्न क्रियाओं से है। इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का स्राव होता है, जो रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट्स निकलते हैं, उन्हें इन्होंने हार्मोन्स कहा, यानी हार्मोन्स के कारण इस तरीके से शारीरिक लक्षणों में अंतर माना आर्थर कीथ ने। इन्होंने माना कि जैसे पीयूष जो ग्रंथि है, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, कहते हैं पीयूष ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता, यानी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण पीयूष ग्रंथि के जो काकेसाइड प्रजाति के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनमें क्या होती है पीयूष ग्रंथि का अधिक सक्रियता होती है। इस कारण ये लोग अधिक लंबे होते हैं, भारी शरीर वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं तथा इनकी टोड़ी भी बड़ी होती है। यानी इनका शारीरिक विकास इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें पीयूष ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय होती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गल ग्रंथि, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, कहते हैं थायराइड ग्रंथ के निष्क्रियता के कारण मंगोलाइड जो प्रजाति के लोग हैं, जो चाइना जापान के जैसे लोगों की प्रजातियां हैं, इन लोगों के नाक और चेहरे जो सपाट हो गए, ललाट थोड़ा सा जो माथा है इनका थोड़ा सा जो उभरा हुआ है इसका, और कद जो इनका नाटा हो जाता है, इसका कारण इन्होंने माना कि थायराइड ग्रंथियों की इनमें निष्क्रियता है, सक्रिय नहीं हो पाती है। इसके अलावा इन्होंने माना जो तीसरा कारण माना एड्रेनल ग्रंथ को माना। एड्रेनल जो ग्लैंड है, इस ग्रंथ के कारण ही मानव प्रजातियों की त्वचा पे प्रभाव माना आर्थर कीथ ने। इन्होंने माना कि इसका त्वचा किस प्रकार प्रभावित होता है, कहे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ मेलेनिया नामक तत्व त्वचा में ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए रंग काला हो जाता है। और इसके अलावा पीले रंग का कारण इन्होंने माना कैरोटिन के कारण, जो कैरोटिन ग्रंथ ज़्यादा जहाँ सक्रिय हो जा रही है उनके त्वचा का रंग पीला हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे चाइना वालों का, या हम लोग देखते हैं जो मंगोलाइट प्रजाति है उनका जो कलर अगर हम लोग देखेंगे तो हल्का सा पीला होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण रंग लाल हो गया, जैसे यूरोपीय प्रजातियों में अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा उनका चेहरा लाल भी दिखता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो आर्थर कीथ ने माना कि जो ग्रंथियों के कारण, जो हार्मोन्स के कारण मानव प्रजातियों में अंतर हुआ, मानव प्रजातियों के विकास में अंतर हुआ, शारीरिक लक्षणों में अंतर हुआ। डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत के बाद तथा अन्य अध्ययनों के आधार पर एक अन्य प्रमुख कारण माना गया कि जैविक उत्परिवर्तन एवं विकास, बायोलॉजिकल म्यूटेशन या सिलेक्शन को भी कारण माना गया कि मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में जो आया वो जैविक उत्परिवर्तन, या उन्होंने माना बायोलॉजिकल म्यूटेशन या सिलेक्शन को माना। जैसे किसी प्रजाति जो मूल शारीरिक लक्षण होते हैं उसके जीन्स में ही मिलते हैं, जो उसका जीन्स होता है उसमें मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, किंतु इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक विकल्प यानी नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख तत्व प्रवास माना जाता है। जैसे प्रवास जब होता है, मानव माइग्रेशन करता था, खासकर जब प्राचीन काल में एकदम कोई सुविधाएं नहीं थी, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, कहीं घास के मैदान है, कहीं घने जंगल है, कहीं पे जलवायु में अंतर है, कहीं पे बहुत ठंडी जलवायु है, कहीं की बहुत गर्म जलवायु है, कहीं बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कहीं एकदम सूखा क्षेत्र है। तो इन प्रवासों के कारण मानव को जो बाधाएं आईं, तो जो व्यक्ति थे ये बदलते वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य बैठाने का प्रयास किए, और वही मनुष्य आगे बढ़ पाया जो अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से, अपने जलवायु से सामंजस्य स्थापित कर लिया। और इस सामंजस्य स्थापित करने के दौरान इसके शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता रहा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो रेखीय प्रजाति के प्रवास के उपरांत जो उत्तरी अमेरिका, एशिया तथा पोलिनेशिया में बस गई जो प्रजातियां, कालांतर में इनके शारीरिक लक्षणों में कुछ परिवर्तन हुए, यानी वहाँ की जलवायु के कारण, वहाँ विभिन्न प्रकार की बाधाओं के कारण या अन्य कारणों से, मानव प्रवास के कारण मानव प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। जैसे हम लोग खुद भी हम मानते हैं कि अगर कोई गर्म क्षेत्र का व्यक्ति कई पीढ़ियों तक ठंडे क्षेत्र में रहें, उसकी पीढ़ियां रहें, तो उसके त्वचा में, शारीरिक बनावट में धीरे धीरे अंतर आने लगता है।
जो जीव और वनस्पतियां अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती हैं, उनका विनाश हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मानव प्रजातियां विकसित हुई, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो हमारे सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं, समय के साथ अपनी पर्यावरण से, अपनी जलवायु से सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण उनका विलोप हो गया, वो विनाश हो गया, वो नहीं जिंदा नहीं रह पाए। इसके अलावा जो अन्य मानव प्रजातियाँ हैं, चाहे होमो हैबिलस हों, चाहे होमो इरेक्टस हों, चाहे होमो निएंडरथल हो, चाहे क्रो मैग्नन हो, ये सभी प्रजातियां समय के साथ साथ अपने पर्यावरण से एडजस्टमेंट ना कर पाने के कारण इनका विनाश हो गया। लेकिन जो अभी मानव है, अपने पर्यावरण से असामंजस्य स्थापित कर पाने के कारण अभी मानव प्रजातियां जो सबसे विकसित मानव प्रजाति बन गई है। और मानव प्रजाति अभी जो ये है होमो सेपियंस, अभी जो मानव प्रजाति पाई जाती है वो होमो सेपियंस कहा जाता है। आने वाले समय में अगर ये भी स्थापित अपने परिवर्तित जलवायु से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाएगी, परिस्थितियों से परिवर्तन नहीं कर पाएगी, तो इसका भी विनाश हो जाएगा, इसका भी विलोपन हो जाएगा। मानव प्रजातियों के जो अन्य कारण हुआ शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होने का, एक अन्य कारण रहा ये प्रजातीय मिश्रण रहा, रेशियल मिक्सचर भी रहा। जब कोई प्रजाति का आक्रमण या बसाव दूसरे क्षेत्र में होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि अक्सर होता ही रहा है, एक दूसरे क्षेत्र को उपनिवेश बनाती रही, एक दूसरे के क्षेत्रों पे आक्रमण होता रहा, कब्जा होता रहा, तो उस क्षेत्र में जो प्रजातियां होती हैं उससे इनका वैवाहिक संबंध हो जाता है, या अन्य कारणों से जब प्रवास होता है तो भी वैवाहिक संबंध हो जाता है आपस में, जिससे प्रजातियों में मिश्रण होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि काली या गोरी प्रजातियों का मिश्रण, अमेरिका में नार्डिक, अल्पाइन तथा निग्रोटिव प्रजातियों का मिश्रण, इससे एक अलग प्रजाति का विकास हो जाता है। भारत में हम लोग देखें तो अतीत काल से अगर हम लोग देखें, भारत के इतिहास को देखते हैं, तो हर क्षेत्र से प्रजातियां आई, आक्रमण की, यहीं पे रह गई, यहीं पे वैवाहिक संबंध स्थापित की। इसीलिए अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा मिश्रण अगर हम देखते हैं तो भारत में। इसका कारण हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, यहाँ पे बस गए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। तो काफ़ी मिश्रित हमारे यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं मानो वो पाई जाती हैं भारत में। अब यदि हम देखा जाए कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया, तो कई लोगों ने किया, जिसमें हम लोग जानते हैं जो लिनियस हैं ये प्रमुख हैं। सबसे पहले जो प्रयास किया लिनियस महोदय ने किया मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का। यदि प्रजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्राकस ने किया था, फ्राकस नामक व्यक्ति ने किया था, लेकिन प्रजातियों के वर्गीकरण का जो प्रयास सबसे पहले किया वो लिनियस ने किया। लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो वैज्ञानिक हुए या अन्य भूगोलविद हुए, उसमें क्रोबर हैं, हाइडन हैं, टेलर हैं, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में। तो एक बार हम पुनः बता दें कि मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण होता है वो शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। क्रोबर महोदय ने तो मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा और 11 उपभागों में बांटा। इनकी जो 3 प्रमुख प्रजातियाँ थी वो काकेशियन, जिनको हम लोग श्वेत प्रजाति कह सकते हैं, मंगोलाइड जो इसको हम पीली प्रजाति कहते हैं, और निग्रोइड जो काली प्रजातियों यानी रंग के आधार पर इन्होंने बांट दिया एक तरीके से। हाइडन का वर्गीकरण हाइडन ने जो किया, हाइडन ने बालों की बनावट के आधार पर कर दिया। इन्होंने कहा कि बालों की बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। इसका समर्थन हैक्सले ने भी किया। तो हाइडन ने बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा। एक ऊनी या लच्छेदार बाल वाली, जिसको उलोटिची कहा जाता है, एक प्रजाति माना। इसमें जो निग्रोइड हैं, जो काले प्रजाति के लोग हैं, इसको रखा गया ऊनी लच्छेदार बाल वाले। एक लहरदार यानी घुंघराले बाल वाले, जिनको इन्होंने कहा सिमोट्रिची कहा, काकेसाइड, जो इंग्लैंड अमेरिका के लोग गोरे लोग हैं। एक सीधे बाल वाले जिसको लिट्रोची कहा, लिट्रोची का मतलब मंगोलाइट, जो चाइना, कोरिया, जापान के लोग हैं, इन्होंने माना। 3 प्रकार के माना हाइडन ने सन 1924 में बाल, कद, त्वचा और रंग के और खोपड़ी के आधार पर भी मानव प्रजातियों को 6 भागों में बांट दिया। भूमध्य सागरीय प्रजाति अल्पाइन, निग्रिटो, मंगोलाइट, पूरा द्रविडियन और काकेशियन प्रजाति माना। लेकिन जो सबसे मान्य वर्गीकरण वर्तमान में है वो ग्रिफिथ टेलर का है। ग्रिफिथ टेलर ने सन 1919 में जलवायु चक्र प्रजातियों के विकास और प्रवास सिद्धांत में जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेसेस एवोल्यूशन के आधार पर इन्होंने बताया कि इन्होंने थोड़ा सा अलग बात बताई कि मानव का जो उत्पत्ति हुई वो मध्य एशिया में हुई। जो आपके कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, या उज्बेकिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं, मध्य एशिया में माना। और कहा महायुग जो ग्रेट आइस एज आया था उससे पूर्व हुई थी, और वहीं से मानव का प्रवास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। तो ये मानव प्रजातियों का जो विकास मानते हैं मध्य एशिया का। यद्यपि अधिकांश वैज्ञानिक, अधिकांश विद्वान अफ्रीका को ही मानते हैं। इन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव प्रजातियों की शारीरिक लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न हुई, और टेलर ने बालों की बनावट और शीर्ष सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया। शीर्ष सूचकांक के आधार पर जो इनका क्रम है,
इन्होंने कहा एक निग्रिटो है जिसका सर पतला होता है, निग्रो जिनका लंबा सर होता है, और ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर वाली भूरी प्रजाति को इन्होंने माना, भूमध्य सागरीय का मध्यम सर माना, नार्डिक मध्यम सिर इनका भी माना, अल्पाइन चौड़ा सर, और मंगोलाइड या अल्पाइन को इन्होंने बहुत चौड़ा सर वाला माना। फिलहाल इन्होंने 7 भागों में मानव प्रजातियों को टेलर महोदय ने बांटा। त्वचा के रंग के आधार पे कुवियर ने, यानी रंग के आधार पे, त्वचा के रंग के आधार पे कुवियर ने 3 वर्गों में विभाजित किया, ये भी याद करने योग्य बात है। श्वेत प्रजाति इन्होंने बांटा, जिसको इन्होंने कहा लिकोडर्मी कहा, यानी जो काकेसाइड प्रजाति के लोग हैं इनको इन्होंने श्वेत प्रजाति के लोग माना। पीली त्वचा वाले जिसको जेंथोडर्मी माना, जो मंगोलाइज प्रजाति हैं, चाइना वगैरह वाले हैं। काली त्वचा मिलेनोडर्मी, निग्रोइड जो काली प्रजाति के लोग हैं, तो इस तरीके जो अफ्रीका के लोग रहते हैं। इसको कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर 3 प्रकार की मानव प्रजातियों को बांटा। एक अन्य जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, टोपिनार्ड, ये कद के आधार पे, शरीर की लंबाई के आधार पे मानव प्रजातियों को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने माना कि लंबे लोग उनको माना जाना चाहिए जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। औसत से ऊपर कद वाले माना जाना चाहिए जिनकी 165 से 170 सेंटीमीटर लंबाई है। औसत से कम कद माना जाना चाहिए जिसका 160 से 165 सेंटीमीटर लंबाई है। और छोटे कद वाले लोग उनको माना जाना चाहिए जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से कम है। टोपिडान ने कद के आधार पर, लंबाई के आधार पर मानव को 4 भागों में विभाजित किया, जबकि कुवियर ने त्वचा के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया था। मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण का सबसे वैज्ञानिक आधार है वो कपाल सूचकांक है। तो कपाल सूचकांक के आधार पे, कपाल सूचकांक हम पहले बता दें कि निकालते कैसे हैं। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कपाल सूचकांक होता है इनकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों में लगभग समान होता है। इसका कारण है, इस कारण इस मापक का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह प्रमाणिक तथा अन्य मापकों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। कपाल सूचकांक निकालते हैं, कपाल की जो चौड़ाई होती है, हमारे सर की जो लंबाई होती है उसको गुणा 100 करते हैं और बटा करके कपाल की चौड़ाई से इसका अनुपात कपाल सूचकांक का हम लोग निकालते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं सेफालिक इंडेक्स भी बोलते हैं। तो सेफालिक इंडेक्स निकालने के लिए कपाल की चौड़ाई, कपाल की लंबाई गुणे 100 बटे कपाल की चौड़ाई के आधार पे हम सूचकांक निकाल के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। एक अन्य वर्गीकरण किया रुधिर यानी ब्लड ग्रुप के आधार पे, खून के आधार पे एक मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे और अमेरिकी नागरिक थे। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका के जो निर्वंश शास्त्री, ये हम लोग कह सकते हैं प्राणी विज्ञान शास्त्री जो थे लैंड स्टेनर ने मानव प्रजातियों को ब्लड ग्रुप के आधार पे 4 भागों में बांटा। और ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया ए बी और ओ ग्रुप, यानी 4 भागों में बांटा। और इन्होंने इसकी खोज जो ब्लड ग्रुप की थी 1901 में की थी, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिला था। तो लैंड स्टेनर जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप के आधार पर मानव प्रजातियों को 4 भागों में बांटा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। समान रूप से देखा जाए तो मानव प्रजातियों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, एक काकेसाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति। यानी सामान्य जानकारी के लिए मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा जाता है। काकेसाइड प्रजाति का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, सामान्य से ऊंचा कद होता है, लंबाई अधिक होती है, पतली आंखें होती हैं, जो पलकें इनकी पतली होती हैं, होंठ भी इनके पतले होते हैं, इनका सिर सामान्य से लंबा होता है। यह प्रजाति विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका विस्तार सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। फिर भी सर्वाधिक संकेंद्रण अगर हम लोग देखें तो यूरोप में है और विश्व की लगभग आधे से अधिक आबादी इसी प्रजाति की है, लगभग 55% जो आबादी है इसी की है, काकेसाइड प्रजाति की है। और मानो कि ये सबसे विकसित प्रजाति मानी जाती है। यदि भी देखा जाए तो इस प्रजाति की 3 शाखाएँ हैं, एक यूरोपियन शाखा है, इसके अलावा भूमध्य सागरीय शाखा है, अल्पाइन शाखा है, कई शाखाएं हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। इस क्षेत्र के अगर देखा जाए इस प्रजाति के लोग यूरोप में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका, कनाडा जो या यूएसए के जो गोरे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो ये लोग पाए जाते हैं, यह लोग अरब देश में जो लोग हैं ये भी इसी प्रकार के हैं। पाकिस्तान में, उत्तर भारत में जो उच्च वर्ग के लोग जो माने जाते हैं उनको भी माना जाता है काकेसाइड प्रजाति के। लेकिन देखा जाए तो इनके शारीरिक लक्षणों में अंतर मिलेगा। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से इनके शारीरिक लक्षणों में अंतर आया, लेकिन ये सब काकेसाइड प्रजाति के माने जाते हैं।
काकेसाइड प्रजातियों को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें जो नॉर्डिक है, जो बाल्टिक, जो स्कैंडिनेवियन देशों में खासकर पाई जाती है, स्वीडन नॉर्वे में पाई जाती है, इसके अलावा जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों में पाई जाती है। इसको सबसे विकसित माना जाता है। काकेसाइड में नॉर्डिक को और ज़्यादा विकसित माना जाता है। कई प्रकार की उपजातियाँ हैं काकेसाइड की, उसमें नॉर्डिक को सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है। जो दूसरी प्रमुख मानव प्रजाति है उसको मंगोलाइड प्रजाति कहा जाता है। ये चौड़े तथा लघु कपाल धारिता वाले होते हैं। नाक इनकी सपाट होती है, सीधी होती है। इनका रंग थोड़ा देखें पीला होता है। आंखें तिरछी होती हैं जो भारी पलकों के कारण मुड़ी हुई होती है। आधी खुली आंखें इनकी दिखेंगी। और बाल कम होते हैं। बाल लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं बाल इनकी। इनकी औसत लंबाई देखा जाए तो 166 सेंटीमीटर होती है। और इस मानव प्रजाति का मुख्य विस्तार देखा जाए तो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलता है। पूर्वी एशिया कुछ देशों का अगर हम चर्चा करें, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, या मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत के जो पहाड़ी जनजातियां हैं, नेपाल में जो थारू या अन्य जो जातियां पाई जाती हैं, ये मंगोलाइड प्रजाति की मानी जाती है, मंगोलाइड प्रजाति की होती है। विश्व की लगभग 32% या हम लोग कह सकते हैं लगभग 2.5 अरब जो आबादी है वो मंगोलाइड प्रजाति की है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं मंगोलाइड जो प्रजाति है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव प्रजाति है, जिसका जो मुख्य विस्तार पाया जाता है, मुख्य निवास पाया जाता है पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत के भी पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक निग्रिडो प्रजाति है। यह मानव इतिहास की प्रथम प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है और इस प्रजाति का रंग काला होता है, भूरा कत्थई रंग होता है इनका। और ये विश्व की जनसंख्या का देखा जाए तो 14 से लेकर 17% भाग में ये पाई जाती है। अफ्रीका में इनका निवास सबसे अधिक आपको मिलेगा। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी भारत में भी इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पोलोनेशिया, माइक्रोनेशिया जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो निग्रोटो प्रजाति के होते हैं। ये काले रंग के होते हैं और इनकी नाकें चपटी होती हैं। इनकी औसत लंबाई थोड़ा सा अधिक होती है, लगभग अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 173 सेंटीमीटर होती है औसत लंबाई। लंबे अधिक होते हैं, लेकिन कुछ जो निग्रोइड प्रजातियां हैं काफ़ी छोटी होती हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जो पिग्मी जनजाति है ये दुनिया की सबसे छोटी जातियों में से मानी जाती है। मानव की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है पिग्मी की, लेकिन अधिकांशतः ये लंबे होते हैं। जैसे हम लोग वेस्ट इंडीज के, अफ्रीका के लोगों को देखते हैं एकदम काले लंबे होते हैं, ये सब निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं। वास्तव में देखा जाए तो विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो मिश्रित प्रजातियां पाई जाती हैं, विशुद्ध प्रजातियां अब नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रवास, उपनिवेश या अन्य कारणों से मानव प्रजातियों में काफ़ी मिश्रण हो गया है। विशुद्ध प्रजातियां बहुत ही कम दिखाई पड़ती हैं। कुछ प्रजातियों के मिश्रण से जो अन्य प्रजातियां बनी, थोड़ी सी हम आप लोग को बता दें कि जैसे बुशमैन और बंटू जनजातियों के मिश्रण से हंटिंगटन प्रजाति का विकास हुआ। इसी प्रकार इंडो जो अमेरिकन प्रजातियां हैं, यूरोपीय, जब यूरोप के लोग गए तो इनके मिश्रण से, वैवाहिक संबंध से मेस्टीजो का प्रजाति का विकास हुआ। श्वेत और यूरोपीय, अश्वेत जो काले लोग थे, यूरोपीय लोगों के संपर्क से, वैवाहिक संबंध से मुलाटो प्रजाति का विकास हुआ। और जो काले लोग थे और भारतीय लोगों के मिश्रण से, वैवाहिक संबंध से जम्बो प्रजाति का विकास हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं वैवाहिक संबंधों के कारण भी अलग अलग प्रजातियों का, मानव प्रजातियों का विकास हुआ। मानव प्रजातियों के संदर्भ में कुछ जानकारी आप लोग को और हम बता दें तो वर्तमान में जो मानव का कपाल गुहा है यह हम लोग कह सकते हैं क्रेनिकल कैविटी है। मानव का जो मस्तिष्क का आयतन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं सामान्यतः 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर है। विश्व की जो सबसे शुद्ध मानव प्रजाति मानी जाती है वो निग्रो मानी जाती है, जो अफ्रीका की है, खासकर पश्चिमी अफ्रीका में जो गिनी तट के आसपास की जो मानव जातियाँ पाई जाती हैं उसको सबसे विशुद्ध माना जाता है। बाकी अधिकांशतः मिश्रित प्रकार की ही पाई जाती है। जो मंगोलाइड प्रजाति है कहा जाता है सबसे बाद में विकसित हुई, सबसे नवीन प्रजाति, जबकि निग्रोइड जो प्रजाति है, काले लोग हैं, इनका विकास सबसे पहले माना जाता है। काकेसाइड की जो उपजाति है नॉर्डिक, ये शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है, जो स्कैंडिनेविया देशों में मुख्य रूप से रहती है, स्वीडन नॉर्वे में। इसके अलावा जर्मनी में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, फ्रांस में जो प्रजाति पाई जाती है इसको नॉर्डिक बोला जाता है। ये एक प्रकार की काकेसाइड प्रजाति की ही उपभाग है। ये सबसे विकसित मानव प्रजाति मानी जाती है। एक नीलोटिक निग्रो है, निग्रो प्रजातियों में या निग्रिटो में ये सूडान तथा नील नदी घाटी में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग देखेंगे नीलोटिक जो निग्रो होते हैं इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, इस कारण ये मानव प्रजातियां विश्व की सबसे लंबी होती हैं। जो सूडान या मिस्र में पाई जाती हैं ये विश्व की सबसे लंबी मानव प्रजातियाँ मानी जाती हैं।
विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो प्रयास हम एक बार पुनः बता दें, लिनियस महोदय ने किया था। जबकि भारत में प्रजातियों का जो वर्गीकरण का प्रयास सबसे पहले हर्बर्ट ड्रिसले ने किया था। इनकी एक पुस्तक आई थी द पीपुल ऑफ इंडिया में भारतीय मानव प्रजातियों का वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था स्वीडन के प्रकृतिवादी वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने 1858 में। हमारी प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से होमो सेपियंस नाम दिया और जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। लिनियस ने मानव प्रजातियों को 4 भागों में विभाजित किया था और जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। लेकिन प्रजाति शब्द का उपयोग किया था सबसे पहले किया था प्राकस ने किया था 1580 ईस्वी में। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो रेस की अवधारणा, जो प्रजाति की अवधारणा है, ये जैविक रूप से नहीं है बल्कि इसको सामाजिक रूप से निर्मित मानी जाती है, क्योंकि सभी मानव जो प्रजातियां हैं, मानव जातियां हैं, वो आनुवांशिक रूप से बहुत कम अंतर पाया जाता है, ना के बराबर अंतर पाया जाता है। लगभग 0.1% का ही अंतर पाया जाता है। नहीं, वैज्ञानिक रूप से सभी मानव प्रजातियाँ सेम है, क्योंकि समान प्रकार का कार्य करती हैं। चाहे खाने की हो, प्रजनन क्षमता हो या अन्य भी जो कार्य हैं, वो समान प्रकार के होने के कारण जो शारीरिक रूप से या हम लोग कह सकते हैं प्रजातीय रूप से इसमें समानता पाई जाती है। और ये जो वर्गीकरण है, ये वैज्ञानिक ना होकर सामाजिक माना जाता है, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि हम सभी लोग होमो सेपियंस हैं। सारी मानव प्रजातियां होमो सेपियंस है। रेस की अवधारणा एक तरीके से सामाजिक बताई गई है, लोगों के साथ भेदभाव किया जा सके। इस तरीके से अलग अलग मानव प्रजातियों को बांटा गया कि ये काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं। तो ये बांटने का कार्य है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये सामाजिक है। और आज का जो आधुनिक विज्ञान है, इसे जैविक नहीं मानता है, बिल्कुल सामाजिक मानता है, सोशल मानता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता है इसको, जो प्रजातियों के वर्गीकरण को। और अगर हम लोग देखें, जो मानव का वैज्ञानिक नाम हम जैसा जानते हैं होमो सेपियंस है, लेकिन अगर परिवार पूछे तो होमोनिड है। और वर्ग हमारा ममेलिया या स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हम लोग मानव प्रजातियां आती हैं। तो इस प्रकार जो मानव प्रजातियां हैं, जब वर्गीकरण हम मानव का उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पे, उनके रूप के आधार पे, रंग के आधार पे, लंबाई के आधार पे, मुंह की बनावट के आधार पे, नाक के आधार पे, बाल के आधार पे, कपालधारिता के आधार पे जब हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग मानव प्रजातियां कहते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति समान प्रकार के पूर्वजों से हुई, होमो सेपियंस से हुई, या हम लोग कह सकते हैं कि जो चिंपांजी और गोरिल्ला जैसे बंदरों से हुई। तो समान प्रकार की पूर्वजों से होने के कारण हम लोग समान हैं। और हम लोग देखें, वैज्ञानिक रूप से 0.1 से भी कम अंतर पाया जाता है, अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से, या हम लोग जीन के दृष्टि से हम लोग देखते हैं। लेकिन शारीरिक लक्षणों में जो अंतर आया, उसका कारण जैसे हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, विभिन्न प्रकार जब मानव ने प्रवास किया, विभिन्न प्रकार की बाधाओं के कारण। इसके अलावा अपने बदलते पर्यावरण से सामंजस्य के कारण, वैवाहिक संबंधों के कारण मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में अंतर आया। और एक तरीके से हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी होमो सेपियंस हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से इनके शरीर में कोई शारीरिक रूप से अंतर नहीं माना जा सकता है। अर्थात जैविक या बायोलॉजिकल दृष्टि से सभी मानव प्रजातियां समान हैं, और जो इनके शारीरिक लक्षणों में अंतर आया, ये जो उपरोक्त कारण आप लोग को बताए गए उन कारणों से आया है। तो इस तरीके से जो मानव प्रजातियों के संदर्भ में आप लोग की जानकारी दी गई, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। इससे पहले मैं मानव की उत्पत्ति के बारे में बता चुका।